प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ईडीएम की इस क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं आपको पारिस्थितिकी के बारे में समझाने वाला हूं कि इकोलॉजी क्या होती है और इसका इन्वायरमेंट से किस प्रकार से इसका संबंध है। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी है। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ इस क्लास में बने रहेंगे। मैंने आपको जैसा कि पूर्व की क्लास में बताया था, पूर्व की क्लास में मैंने आपको वायुमंडलीय संरचना के बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया था, जिसमें कि आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल ये आते हैं। और आज मैं आपको इस क्लास में पारिस्थितिकी के बारे में समझाएंगे। तो पारिस्थितिकी क्या है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पारिस्थितिकी किसको कहते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, इसकी भूमिका क्या है, इसका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे बहुत से रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करते हैं तो वो किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, यह एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें एक ही प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के आपसी संबंधों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यदि आप पर्यावरण पर अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में आप एक ही प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को आपस में लेकर उनका रिसर्च पर्यावरण के साथ में आप उनको रिलेट करना चाह रहे हैं कि इन जीवधारियों का पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है, तो ये जो अध्ययन है, इसी अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पर रिसर्च हो चुकी है और होती रहती है, उसमें कुछ लोग सुधार करते रहते हैं, नए नए टॉपिक। लेकिन यदि आप पर्यावरण एवं जीव जंतुओं से संबंधित आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, तो वह अध्ययन आपका पारिस्थितिकी कहलाता है, जिसमें उन जीवों का आपको पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना होता है। तो पारिस्थितिकी क्या है, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण के साथ जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ में आप देखते हैं कि पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो उसमें से किसी भी जीव का अस्तित्व अलग हो। सभी जीव किसी न किसी से संबंधित होते हैं। पर्यावरण में जितने भी पदार्थ हैं वो उनसे कनेक्ट रहते हैं, किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट उसमें रहते हैं। अस्तित्व अलग अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए कि मनुष्य है प्राणी, तो वो डिपेंड है वायुमंडल पर, उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है, पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर जल है, जल को ग्रहण करता है। तो मनुष्य भी आप कह सकते हैं कि उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, सभी पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण के साथ
में है तभी उनका अस्तित्व है। अकेले किसी भी प्राणी का कोई अस्तित्व इसमें नहीं होता है। जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर हैं, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं ऑल इन ऑल हूँ, सबसे अलग हूँ, हमको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो पृथ्वी पर रहने वाला जीव है, पृथ्वी पर है, तो उसका संबंध पर्यावरण के साथ में, पर्यावरण के जितने घटक हैं उनके साथ में, किसी न किसी के साथ में अवश्य रहता है। वह पर्यावरण के साथ तथा आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए संबंध रखते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि आपस में उनका जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहना ही है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो मांसाहारी नहीं होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वो पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। उनके भोजन, उनकी पत्तियों को खा करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्य पेड़ पौधों पर डिपेंडेड है, क्योंकि पेड़ पौधों से जो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसका हम श्वसन के रूप में, श्वास के रूप में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया, लेन देन जो है, इसके रूप में प्रत्येक प्राणी पर्यावरण से उसका जुड़ाव रहता है। प्राणी अपनी वृद्धि एवं विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहता है। प्रत्येक प्राणी जो है वो ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो यह चाहे कि हम पर्यावरण से इतर हो करके अलग से हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भोजन, आवास, श्वसन हेतु ऑक्सीजन, ठीक है, भोजन बनाना है तो उसके लिए भी आपको पर्यावरण से ही प्राप्त जो संपदाएं हैं उनका ही हम इस्तेमाल करते हैं। रहने के लिए आवास है, उसके लिए हम पृथ्वी पर जो स्पेस है, स्थल है, उसका हम उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन एवं जो जल की पूर्ति है, यह भी हम पर्यावरण से ही करते हैं। और साथ ही जैव और अजैव जगत एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो जैव और अजैव ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, बिना इनके भी काम नहीं चलता है। पूरक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आज जैव है कल वह अजैव के रूप में अवश्य परिणित होता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक इसीलिए कहे जाते हैं। उसके बाद में एक प्रकार का जैव समुदाय दूसरे जैव समुदाय का भक्षक होता है। मतलब आप जैसे एक कोई जैव समुदाय है, वो दूसरे को भक्षण करके अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। और जैसे आप देखते हैं कि अब जंगल का शेर है, अब वो भक्षण किसका करेगा? वो भी किसी जैव समुदाय के किसी प्राणी का, चाहे वो आपका हिरन हो, चाहे खरगोश हो, चाहे अन्य जीव जंतु हों, उनका भक्षण करता है। तो अब जो दूसरा जैव समुदाय था वो भी तो पर्यावरण का ही हमारे अंग है। मनुष्य है वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं और जो अन्य उर्वरक एवं मृदा पर निर्भर होते हैं। मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर है, और जो पेड़ पौधे हैं वो जो मृदा है, उर्वरा वाली जो मिट्टी है, उस पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि जब मिट्टी हमारी अच्छी होती है, उर्वरक उसमें होते हैं, तो पेड़ पौधों का विकास होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पर्यावरण का घटक जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो जैव हो चाहे वो अजैव हो। प्रत्येक प्राणी सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जीवधारियों एवं पर्यावरण के संबंध में उनके आपसी संबंधों का जो विस्तृत अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी में प्रत्येक घटक का अध्ययन किया जाता है कि इसका पर्यावरण के साथ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो कारक कौन कौन से हैं, संबंधों का पूरा अध्ययन किया जाता है। और वह जैव प्राणी पर्यावरण के किन किन
कारकों को प्रभावित करेगा, उससे क्या हानियाँ होने वाली हैं, उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इन सभी का विस्तार पूर्वक इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है। क्योंकि जब तक आप पारिस्थितिकी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, आप किसी भी जैव अजैव जगत का पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है यह आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पारिस्थितिकी हमने क्या बताया, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव जगत का पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है उस पर अध्ययन किया जाता है। तो यह अध्ययन की एक शाखा है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके बाद में अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट जो है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हम यहाँ पर आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। और एक बात कि पारिस्थितिकी तंत्र को हम पारतंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, ये तो इकोलॉजी हमारा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है बायोलॉजी, ठीक, जूलॉजी, तो उन सभी में हम उनसे रिलेटेड अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार से पर्यावरण से संबंधित यह हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इकोलॉजी। ठीक, तो अब थोड़ा सा आपको क्लियर और हो गया होगा। तो अब पारिस्थितिकी तंत्र हमारा क्या है ये देखते हैं। किसी भी सीमित क्षेत्र के जीवीय समुदाय, यहाँ पर बात हो रही है एक क्षेत्र की। ठीक है, तो कोई भी सीमित क्षेत्र के जीवीय समुदाय भौतिक पर्यावरण तथा उसके बीच क्रिया प्रतिक्रिया जनित संबंधों के समुच्चय को पारितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सीमित क्षेत्र क्या है, क्योंकि यदि आप अध्ययन करना चाह रहे हैं पारिस्थितिकी का तो उसके लिए आपको एक सीमित क्षेत्र से स्टार्ट करना होगा, प्रारंभ करना होगा, तभी आप धीरे धीरे हर क्षेत्र का अध्ययन कर पाएंगे। एक साथ आप समग्र पर्यावरण का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सीमित क्षेत्र के जितने भी जीवीय समुदाय होते हैं उनका भौतिक पर्यावरण तथा उनके बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उनके संबंधों के समुच्चय को हम कहते हैं पारितंत्र। ओके, पारितंत्र में भौतिक एवं जैविक घटकों में एक स्थायी एवं स्वयं स्थापित पर्यावरण होता है। ठीक है, जैव समुदाय का प्रत्येक प्राणी अपने आसपास के पर्यावरण से संबंधित रहता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसीलिए अच्छा यहाँ पर भौतिक की बात की गई है कि पारितंत्र में जितने भौतिक पर्यावरण हैं उनका जो जैविक घटक हैं उनमें एक स्थायी और स्वयं स्थापित पर्यावरण होता, मतलब उसमें रिलेशन किसी को स्थापित नहीं करना पड़ता है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण का जैविक घटकों के साथ में स्थायी संबंध पहले से रहता है। आप देखिए
कि पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस है और जैविक घटक आप मान लीजिए कि जितने भी जीवित हैं, मनुष्य है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वह पर्यावरण में उपस्थित वायुमंडल की ऑक्सीजन का जो है उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, अब ये एक स्थायी, इसी को कहते हैं स्थायी संबंध, और ये पहले से ही फिक्स होता है कि जैविक घटक को ये ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करनी है। तो ये जो संबंध है ये ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है, पहले से ही फिक्स है। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये स्वयं स्थापित हो जाता है पर्यावरण के साथ में। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिए। और जितने भी जैव समुदाय हैं, जो जैव समुदाय का जो प्रत्येक प्राणी है वो अपने आसपास के पर्यावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हमने एक दिन आपको बताया था कि जो पठारी क्षेत्र के, पर्वतीय क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके पैरों के जो तलवे हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है उसके हिसाब से वहाँ के लोग जो हैं वो पहाड़ों पर चलना, तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उनके जो पैर होते हैं काफ़ी ज़्यादा तलवे उनके मजबूत होते हैं। तो आसपास के वातावरण का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्रत्येक समुदाय के प्राणी पर, वही बात यहाँ पर कही गई है। और पेड़ पौधे जो जैव समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ज़मीन से नाइट्रेट, खनिज लवण एवं जल प्राप्त करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब हर प्राणी जो है, हर जैव जगत का व्यक्ति वो पर्यावरण से किस तरीके से कनेक्ट रहता है, उसको कनेक्ट कराना नहीं पड़ता है, वह जन्म के साथ ही वो अपने आप ही स्वयं स्थापित हो जाता है। ऐसा ईश्वर के द्वारा यह गुण स्थापित किया गया है। तो इसीलिए यदि हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे कि हम जन्म के साथ ही इसका दोहन स्वतः स्टार्ट कर देते हैं, स्वयं प्रारंभ हो जाती है ये प्रक्रिया, तो हमको इसको बचाना कितना आवश्यक है। तो इसीलिए सभी लोग इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे और इनको स्वस्थ रखने में मदद ज़रूर आप लोग करें। नेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा, ये पारिस्थितिकी तंत्र आपको समझ में आ गया कि नहीं? मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और धैर्य धारण करें, अभी मैं इनके आपको टाइप के बारे में बताएंगे तो फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि तालाब में रहने वाले जीव एवं अजैव वस्तुएं मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। तो आप कहेंगे कि तालाब में रहने वाले जीव अजैव वस्तुओं के साथ पारितंत्र कैसे बनाते हैं? तो आप देखिए, तालाब जो है वो एक सीमित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सीमित है, क्योंकि तालाब का एरिया एक सीमित होता है और उसमें जो पानी है, जो जीव है वो उसी तालाब में रहते हैं, सीमित है। ठीक है, और ये पारितंत्र बनाते हैं। और हमने पारितंत्र की परिभाषा में बताया था कि पारितंत्र में एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र है और उसमें जीवी समुदाय भी है, उसमें जो है मछलियाँ भी होंगी, मेढक भी होंगे, तो जीवित प्राणी भी रहते हैं। तो वो अजैव वस्तुओं के साथ मिलकर के पारितंत्र बनाते हैं। तो वो जो एक सिस्टम है वो हमारा पारितंत्र हमारा उसमें बन जाता है, क्योंकि उसमें घास भी उगती है, तो मछलियाँ घास को खाती हैं, छोटे जो कीड़े होते हैं बड़े कीड़ों को खाते हैं। तो ये एक सिस्टम जो है ये हमारा जो है ये कहलाता है इकोसिस्टम। उनके बीच बहुत सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जल की मात्रा एवं जीवों की संख्या सीमित होती है, इसीलिए यह एक सरल पारितंत्र है। जटिल पारितंत्र नहीं है, क्योंकि यह सीमित क्षेत्र में होता है, काफ़ी बड़ा एरिया इसका नहीं होता है। आप इसको जब आप देखते हैं आपके सभी के क्षेत्र में, पास पड़ोस में, गाँव में तालाब होता है,
तो वो देखते हैं काफ़ी सीमित रहता है, तो इसीलिए इसको सरल पारितंत्र भी हम कहते हैं। थोड़ा सा और आगे आप देखेंगे कि समुद्र का जल एवं जीवों की संख्या असीमित होने के कारण इसको जटिल पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्र में इसको पहली बात तो आपको पता है कि 3/4 भाग पर तो जो समुद्र है वो हमारा है। ठीक है, और उसमें एरिया चूँकि इतना लंबा है और उसके बाद में उसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो उसका यदि आप अध्ययन करें, उसका देखें, उनके बीच में संबंधों को यदि आप जानने का प्रयास करें तो आपको आपके लिए सभी के लिए एक जटिल समस्या बन जाती है ये, इसीलिए इसको हम जटिल पारितंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, और उसी प्रकार से जैसे वन होते हैं, जंगल, रेगिस्तान होते हैं, टुंड्रा प्रदेश भी एक जटिल पारितंत्र है, क्योंकि इस रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये भी, और जंगल होते हैं तो जंगल भी बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये सभी समुद्र हैं, रेगिस्तान है, टुंड्रा प्रदेश हैं, वन है, ये इनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होने की वजह से इनको हम जटिल पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी स्वयं में एक बृहद पारितंत्र है। क्योंकि पृथ्वी बृहद पारितंत्र क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर ही रेगिस्तान है, वन है, टुंड्रा प्रदेश है, समुद्र के जो किनारे वो हमारा समुद्र भी है साइड में, तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए पृथ्वी को हम बृहद पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तो इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि पारितंत्र के प्रकार क्या हैं, कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पर इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको पारितंत्र के इन भागों को, इनके टाइप्स को समझना बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पर पारितंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, दूसरा है हमारा जलीय पारितंत्र, और तीसरा है हमारा आकाशीय पारितंत्र। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण के साथ में जो जीवीय घटक हैं उनका संबंध क्या है, किस तरीके से उनका रहन सहन है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सीमित क्षेत्र को दर्शाता है हमारा पारितंत्र। ठीक, तो इसीलिए इनको समझने के लिए इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, स्थलीय, जलीय और आकाशीय पारितंत्र। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं स्थलीय पारितंत्र पर। स्थलीय पारितंत्र को थोड़ा सा समझते हैं कि स्थलीय पारितंत्र क्या है। अब स्थलीय शब्द स्थल शब्द से बना है। स्थल का मतलब होता है पृथ्वी का जो भाग है, ऊपरी भाग है, ज़मीन वाला, धरातल वाला जो क्षेत्र है, ये भाग हमारा स्थल कहलाता है। ठीक है, तो स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले पारितंत्र आते हैं। इसमें पारितंत्र को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो स्थलीय को अलग कर दिया गया। तो स्थलीय मतलब स्थल पर, जमीन पर, धरातल पर जो पारितंत्र पाए जाते हैं वो हमारे स्थलीय कहलाते हैं। जैसे हमारा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, घास का मैदान है, टुंड्रा प्रदेश है, वन है, आदि है, ये हमारे स्थलीय पारितंत्र कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अब अगर आप रेगिस्तान का अध्ययन करेंगे तो हमारा स्थलीय के अंदर आएगा। घास का मैदान है तो उसका अध्ययन हमारा स्थलीय पारितंत्र के अंदर में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र क्या है? जलीय पारितंत्र को भी यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तभी हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इसको इंग्लिश में एक्वेटिक इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा स्वच्छ जल पारितंत्र, दूसरा है समुद्री पारितंत्र।
ठीक है। अब ये दो भागों में क्यों डिवाइड किया गया है, जिन्होंने हमारी कल की क्लास अटेंड की है उनको अवश्य पता होगा कि पृथ्वी पर जो जल है वो दो तरीके का जल है। ठीक है। अगर आप जल को 100% मानते हैं तो 100% में से मैंने आपको बताया था कि 97% जो है वो आपका जल जो है वो आपका समुद्री जल ही है, जो खारा होने की वजह से हमारे किसी काम नहीं आता है, इतना ज़्यादा खारापन है। और जो दूसरा आता है वो जैसे कि जो सतही जल है और भूमि जल है और जो हिमनदों से हमें प्राप्त होता है, वही जल जो 3% की श्रेणी में आता है, उसी का ही हम दोहन करके अपने जीवन यापन में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी अनुसार जो समुद्र का 97% जल है उसको एक अलग पारतंत्र का रूप दे दिया गया है, और जो पीने योग्य जल था, इस्तेमाल में लाने योग्य, उसको हम यहाँ पर स्वच्छ जल पारतंत्र के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, उसको एक अलग श्रेणी में रखा गया है। तो जलीय पारतंत्र के दो भाग हैं, स्वच्छ जल पारतंत्र और समुद्री पारतंत्र। ठीक है। अब देखते हैं स्वच्छ जल पारतंत्र, फ्रेश वाटर। स्वच्छ का मतलब फ्रेश वाटर, अच्छा पानी जो होता है तो इसके अंतर्गत भी हमारे आप कह सकते हैं कि दो प्रकार के जल आते हैं। स्वच्छ जल पारतंत्र में भी हमारे दो प्रकार के जल होते हैं। इसमें आप देखें, एक तो वह जल होता है जो प्रवाहित होता है। प्रवाहित मतलब जो बहता हुआ जल होता है। ठीक है। तो इसमें एक स्वच्छ जल, प्रवाहित स्वच्छ जल पारतंत्र, और दूसरा है स्थिर स्वच्छ जल पारतंत्र। स्थिर का मतलब जो चलता नहीं है, भरा रहता है, जैसे तालाब का। ठीक है। तालाबों का पानी क्या होता है कि ये स्थिर रहता है, भरा रहता है, प्रवाहित नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं स्थिर स्वच्छ जल पारतंत्र। ठीक। अच्छा, तो इनमें कौन कौन से आते हैं जल, आप देखिए, जैसे झरना हो गया है, जलधारा में नदियाँ आदि, ये प्रवाहित स्वच्छ पारतंत्र है, क्योंकि झरने का पानी जब ऊपर से गिरता है तो वो बहता हुआ चला जाता है। जलधारा होती है नदियों की, ये भी प्रवाहित होती रहती है, तो ये प्रवाहित जल है, इसीलिए इसको हम प्रवाहित स्वच्छ जल पारतंत्र की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा से झील, तालाब, पोखर, गड्ढे, दलदल इत्यादि में जो जल पाया जाता है वो हमारा स्थिर स्वच्छ जल पारतंत्र है हमारा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं समुद्री पारतंत्र। समुद्री को हम मैरीन इकोसिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, और यह एक विशाल पारतंत्र है। विशाल पारतंत्र होने की वजह से इसको जटिल पारतंत्र भी हम कहते हैं, क्योंकि इसका जीवों के साथ में रिलेशन स्थापित करना ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। और इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो समुद्री जल होता है ये संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग में यह फैला हुआ है। 3/4 भाग में ये फैला हुआ है, और इसमें सैकड़ों जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सैकड़ों जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और पर्यावरण की क्रियाएं इसके द्वारा नियंत्रित होती रहती हैं। इनके अंतर्गत समुद्र में, इनके अंतर्गत महासागर, मुहाने, खाड़ियाँ आदि आती हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जल जो है वो लास्ट में जाते जाते सब समुद्र में मिल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा आकाशीय पारतंत्र। आकाशीय पारतंत्र क्या होता है, इसका क्या रोल है, ये देखते हैं। अच्छा, अभी मुझे लगता है कि पारतंत्र की जो टाइप हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनका संबंध इनके नाम से ही जुड़ा हुआ है।
अब जैसे ये है आकाशीय पारितंत्र। अब इसमें ये आकाश से संबंधित है, ठीक है। इसको स्काइरल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र के अतिरिक्त आकाश में भी कई प्रकार के पारितंत्र हो सकते हैं, ठीक है। कई प्रकार के पारितंत्र हो सकते हैं, जैसे वायुमंडल एक ऐसा ही पारितंत्र है, ठीक है। अब वायुमंडल का जीवों के साथ में, क्योंकि वायुमंडल का एक क्षेत्र सीमित क्षेत्र है, असीमित क्षेत्र नहीं है, तो वायुमंडल भी एक पारितंत्र का ही भाग है। अगर यहाँ पर अंतरिक्ष की बात की जाए तो संपूर्ण अंतरिक्ष भी एक पारितंत्र है। अब अंतरिक्ष कहाँ है, तो अंतरिक्ष जो है ये वायुमंडल के आसपास तक फैला हुआ है जहाँ वायु नहीं है। अंतरिक्ष में जो है वो वायु नहीं है। और वायुमंडल का जो हमने क्षेत्र बताया था वो 500 किलोमीटर पृथ्वी तल से 500 किलोमीटर ऊपर तक है। तो उसके बाद का जो क्षेत्र आता है वो हमारा अंतरिक्ष का आता है। तो अंतरिक्ष का भी एक रिलेशन पर्यावरण के साथ में है। वायुमंडल का भी पारितंत्र के रूप में आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी पर्यावरण के साथ में संबंध है। तो अंतरिक्ष आप समझ गए कि अंतरिक्ष कहाँ होता है। तो अंतरिक्ष का जो प्रभाव है, आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग है वो जहाँ पर वायुमंडल ख़त्म होता है उसके बाद का जो एरिया है वो हमारा अंतरिक्ष कहलाता है। इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी सम्मिलित हैं। वो पृथ्वी तो नीचे है और ग्रह जो है वो अलग अलग और स्थानों पर हैं। तो ये वायुमंडल के बाहर ही हैं। तो इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी अंतरिक्ष में हमारे सम्मिलित हैं, जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और या आकाशीय पारितंत्र जिन कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसे सभी पारितंत्र हमारे आकाशीय पारितंत्र कहलाते हैं, ठीक है। आकाशीय पारितंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराते हैं आपको, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो पारितंत्र के प्रकार कितने हैं? पारितंत्र के आपके 3 प्रकार हैं। एक तो स्थलीय पारितंत्र, दूसरा जलीय पारितंत्र और तीसरा है हमारा आकाशीय पारितंत्र, ठीक है। अच्छा, स्थलीय ऐसे पारितंत्र जो स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है, स्थलीय पारितंत्र कहलाते हैं, जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल, घास के मैदान, टुंड्रा प्रदेश आदि। और नेक्स्ट आता है जलीय पारितंत्र। तो जलीय पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वच्छ जल पारितंत्र, दूसरा समुद्री पारितंत्र। और स्वच्छ जल पारितंत्र को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रवाहित स्वच्छ जल पारितंत्र, दूसरा है स्थिर स्वच्छ जल पारितंत्र, ठीक। तो अगर प्रवाहित की बात करें तो इनमें झरना है, आपका जलधारा है, ये आता है। और जो हमारा स्थिर है इनके अंदर झीलें, तालाब, पोखर, गड्ढे, इनमें जो जल होता है वो इनके अंतर्गत आता है। दूसरा है समुद्री पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र आपने देखा कि यह एक पृथ्वी के 3/4 भाग पर फैला हुआ है और इसमें कई प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए इनको अन्य जल से इसको अलग रखा गया है, ठीक है। और इनका पर्यावरण की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह इनके अंतर्गत आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं समुद्री पारितंत्र, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आकाशीय पारितंत्र। तो आकाशीय पारितंत्र आपने देखा कि स्थलीय और जलीय पारितंत्र के अतिरिक्त आकाश में कई प्रकार के पारितंत्र हैं, जैसे वायुमंडलीय पारितंत्र, आप अंतरिक्ष पारितंत्र भी कह सकते हैं। एक अंतरिक्ष पारितंत्र भी होता है, ठीक। तो वायुमंडल
एक पारतंत्र हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल का एक सीमित क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, हमने कल आपको बताया था कि क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद में आपका समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल आपका आता है। और इसमें प्रत्येक का वायुमंडल प्रत्येक का पर्यावरण के साथ में एक संबंध है। आपने देखा कि जो समताप मंडल है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यदि ऐसा ना होता, उस वायुमंडल में ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ना होती, तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती थी हमारे, इससे हमारा पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता। तो इसलिए इसमें वायुमंडल भी एक पारतंत्र है। और अंतरिक्ष के बारे में मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष भी एक पारतंत्र है, क्योंकि वायुमंडल के बाहर जो भाग है वो हमारा अंतरिक्ष कहलाता है। और इस अंतरिक्ष में ही हमारे जो हैं वो ग्रह होते हैं, और इन ग्रह में हमारा पृथ्वी के अतिरिक्त की बात की जा रही है, तो इनका भी हमारे पर्यावरण पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार का अलग पारतंत्र हो सकता है। तो आज आपने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, इसमें कि सबसे ज़्यादा प्रत्येक वर्ष ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप सभी इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण के साथ में जीव जगत का क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं, और इसीलिए इसको हम इस अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये आप इसको नोट्स के रूप में थोड़ा सा लिखिएगा सरल भाषा में, उसके पश्चात में ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ज़रूर याद आपको रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। और फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक सीमित क्षेत्र है। एक सीमित क्षेत्र में जितने भी जीवीय समुदाय रहते हैं, ठीक है, कोई भी सीमित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का आप अध्ययन आप कर रहे हैं उस क्षेत्र में जितने भी जीवित समुदाय हैं, अब चाहे उसमें प्राणी हो तो प्राणियों का समुदाय अलग हो गया है, जिसमें आपके बच्चे, मनुष्य और महिलाएं होती है। फिर यदि आप पेड़ पौधों की तो बात करें तो वो अलग है। अगर आप जीव जंतुओं की बात करें तो उनमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेप्टाइंगल वाले अलग होते हैं, जो सर्पीकृत होते हैं, जो सरकते हैं, चलने वाले जीव जंतु अलग होते हैं। तो आप उन सब का पर्यावरण के साथ में, भौतिक पर्यावरण है ना, उनके साथ में क्या आदान प्रदान होता है, क्या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सब का जो संबंध है, उन सभी संबंधों को हम जो है ना हम पारतंत्र कहते हैं। लेकिन इस पारतंत्र में क्षेत्र हमारा सीमित रहता है, ठीक है। किसका किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से कारक किसको प्रभावित करते हैं, ये सब हम अध्ययन करते हैं इसमें पारतंत्र में। तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। और आप सभी लोग अपनी जो अटेंडेंस है, ठीक है ना, उसको आप सभी लोग अपनी कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है कि हम आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड अपने पास में रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। कि कितने लोग इसको पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये पता चलता है, ठीक। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जल्दी ही आपका मैं एक टेस्ट भी लूँगा, और हो सकता है कि मैं नोट्स भी आपको आपसे आपके देखे जाएं, इसलिए अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। बहुत से छात्र हैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हैं, नोट्स नहीं तैयार, नोट्स तैयार करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पारतंत्र समझ गए होंगे, और पारिस्थितिकी तंत्र भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो नोट्स बनाना है आप सभी को। नोट्स बनाने के बाद अपनी अटेंडेंस भी आपको भेजनी है, अटेंडेंस भी आपको उसमें देनी है। तो किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइएगा। तो एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कमेंट सेक्शन में आप उनका आंसर दीजिएगा, देखेंगे कि कितने स्टूडेंट उसको आंसर देते हैं।
पहला क्वेश्चन आप ये है कि पृथ्वी के चारों तरफ कितने भूभाग पर समुद्री क्षेत्र फैला हुआ है। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर देना है कि समुद्र का क्षेत्रफल कितना है जो पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा है या कोई अन्य। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन है कि स्थिर पारतंत्र में, स्थिर पारतंत्र का उदाहरण दीजिए। स्थिर पारतंत्र के, स्थिर स्वच्छ जल पारतंत्र का, स्थिर स्वच्छ जल पारतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि स्थिर स्वच्छ जल पारतंत्र में कौन कौन से आते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसका कि अंतरिक्ष का भूभाग कहाँ से प्रारंभ होता है, किसके बाद से अंतरिक्ष का क्षेत्र स्टार्ट होता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर ही रहें, मन लगा करके पढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।